कविता के कुमार होंगे संसद में। राजनीतिक गलियारों में आम और खास के बीच चर्चा में इन दिनों कुमार विश्वास का नाम खूब उछल रहा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव में भाजपा कुमार पर मंथन कर रही है। उधर गाजियाबाद के मित्रों का कहना है कि लोकसभा कुमार पीएम मोदी के प्रकाशकों में से एक है। लोकसभा या फिर राज्यसभा मंथन इसी पर है। बहरहाल इस बार कुमार का संसद जाना तय है। आप आलोचक हो या प्रशंसक इस बार कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। इस बार आ रहे हैं कुमार विश्वास। कवि कुमार विश्वास इस समय राजस्थान में हैं। बुधवार को वह विशेष विमान से सिरोही पहुंचे। वह यहां जालोर के भीनमाल में रामकथा के लिए आए हैं। हवाई पट्टी पर उतरने के बाद कुमार विश्वास ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने राम मंदिर को मौजूदा पीढ़ी की उपलब्धि बताया है। कहा कि 550 सालों के इंतजार के बाद यह पल आया। उन्हें गर्व है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का उन्हें भी मौका मिला। इस मौके पर कुमार विश्वास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब सराहना की। बीते दिनों यह खबरें आई थी कि भारतीय जनता पार्टी जाने माने कवि कुमार विश्वास को राज्यसभा भेज सकती है। जब इस बारे में कुमार विश्वास से पूछा गया तो वह विपक्ष का खेल खराब करते हुए पीएम मोदी के कसीदे पढ़ते नजर आए। बातचीत के दौरान कुमार विश्वास ने इनकार भी नहीं किया कि वे राज्यसभा जा रहे हैं या नहीं। कुमार विश्वास ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मोदी जी एक बहुत अच्छे वक्ता है। गुजरात से होने के बाद भी उनकी हिंदी भाषा पर पकड़ काफी अच्छी है। वो जैसे अपना विषय रखते हैं वो अद्भुत है। अगर कोई अच्छी हिंदी बोलता है तो मेरे कानों को सुख प्राप्त होता है। जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, 550 वर्षों का एक स्वर्ण पल का कार्य पूरा हुआ है। हम सब लोग सौभाग्यशाली है कि हम उस समय में पैदा हुए जब भगवान के घर के द्वार की 2 ईंट सीधी रखने के योग्य हो सके। अद्भुत माहौल था। मेरे इस शरीर का भी सौभाग्य है। मैं स्वयं वहां उपस्थित था। अनुभव आजीवन रहेगा। इस दौरान कुमार विश्वास से सवाल किया गया कि क्या कुमार विश्वास आने वाले दिनों में राज्यसभा जाएंगे। इसके जवाब में कुमार विश्वास ने सिर्फ इतना ही कहा कि आज मैं राम कथा के लिए आया हूं। आप सभी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। दरअसल राज्यसभा की 7 सीटों के लिए यूपी बीजेपी ने 35 नामों का पैनल तैयार किया है। इस पैनल ने तेज तर्रार नेता सुधांशु त्रिवेदी को दोबारा राज्यसभा भेजने के प्रस्ताव पर चर्चा की है। इसी के साथ कहा जा रहा है कि कवि कुमार विश्वास के नाम पर भी चर्चा की गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजे जाने वाले नामों पर चर्चा हुई। कुमार विश्वास को गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चा उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में चल रही है। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। केजरीवाल की पंजाब पुलिस ने कुमार विश्वास और तजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करने की नाकाम कोशिश की है। शीश महल की स्टोरी चलाने वाली महिला पत्रकार को SC/ST एक्ट में गिरफ्तार कर रात भर थाने में टॉर्चर किया। कोर्ट ने पहली सुनवाई में केस खारिज कर दिया और अब उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचित किए बगैर केजरीवाल ने अपने लड़के का भ्रष्टाचार खोलने वाले पत्रकार रचित कौशिक को मेरठ से उठवा लिया। योगी को जितना देखा जाना है, हमें नहीं लगता कि वो इस हरकत को नजरअंदाज करेंगे। रचित के परिवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में दखल देने की अपील की है और अब योगी क्या कुछ करते हैं इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी। 6 फरवरी 2024 की रात सोशल मीडिया में दिल्ली के एक पत्रकार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से किडनैप करने की खबरें सामने आई। फिर पता चला कि जिन लोगों ने पत्रकार को उठाया है वे आम आदमी पार्टी शासित पंजाब पुलिस से थे। पंजाब पुलिस ने जिस पत्रकार को उठाया वह यूट्यूबर रचित कौशिक है। वह सब लोकतंत्र नाम से सोशल मीडिया चैनल चलाते हैं। भ्रष्टाचार पर अपनी पोल खुलने के बाद केजरीवाल ने इस बार लक्ष्मण रेखा लांघ दी। रचित कौशिक अपहरण का मामला लगातार गहराता जा रहा है। संकेत सारे यही मिल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाने के कारण रचित को टारगेट किया गया। रचित का वीडियो झूठ है या सच, इसे लेकर क्या केजरीवाल सरकार ने कोई स्पष्टीकरण या खंडन जारी किया है? क्या यह बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी का चरितार्थ था? पत्रकार ने केजरीवाल के बेटे पर यह शो किया।
10 लाख रुपए महीने के फर्जीवाड़े का खुलासा क्या किया, कल उसका अपहरण हो गया। उसके दोस्त दावा कर रहे हैं वह सिविल ड्रेस में पंजाब पुलिस थी। अगर उनकी रिपोर्ट फर्जी थी तो यह मानहानि का मामला होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को उनके खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए। उन्हें इस तरह गिरफ्तार करना सत्ता के शुद्ध दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है। केजरीवाल ने बीजेपी नेताओं समेत कई लोगों पर झूठे आरोप भी लगाए। क्या अगर वे भी इस तरह उनका अपहरण करने लगे तो? मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के शाहदरा में रहने वाले रचित कौशिक अपनी भांजी की शादी में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर गए थे। एक पादरी की शिकायत के आधार पर पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। असल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके बेटे के कथित भ्रष्टाचार को लेकर रचित ने एक वीडियो बनाया था। एक अन्य ट्विटर हैंडल ने यह वीडियो ट्वीट किया। इस ट्वीट को देखकर एक पादरी की भावना आहत हुई और उसने पुलिस से शिकायत कर दी। इस शिकायत पर तत्परता दिखाते हुए पंजाब पुलिस ने किडनैपिंग वाले अंदाज में रचित कौशिक को यूपी से उठा लिया। दिलचस्प यह है कि पादरी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में कहीं भी रचित कौशिक या सब लोकतंत्र चैनल का जिक्र नहीं है, न ही इसमें केजरीवाल के उस वीडियो का जिक्र है जिसे सोशल मीडिया में उनकी गिरफ्तारी का आधार बताया जा रहा है। यह एफआईआर नो कन्वर्जन नामक ट्विटर हैंडल पर धार्मिक भावना आहत करने का आरोप लगाती है। इसी ट्विटर हैंडल से यह वीडियो साझा किया गया था। जानकारी के अनुसार 6 फरवरी 2024 की शाम 7 बजे के आसपास रचित कौशिक को एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो में आए 4 सिख पुलिसकर्मी उठा ले गए। पुलिस कर्मियों ने वर्दी नहीं पहन रखी थी और ना ही उनके साथ स्थानीय पुलिस थी। पादरी ने लुधियाना में इसी साल जनवरी में मामला दर्ज कराया था। रचित कौशिक के इंस्टाग्राम से की गई पोस्ट के अनुसार हाल ही में उन्होंने आप नेताओं के भ्रष्टाचार को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। इंडी गठबंधन पर अंतिम प्रहार, महाराष्ट्र में चुनावी खेला हो गया है। एनडीए में आएंगे उद्धव ठाकरे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो 400 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, दूसरी ओर मोदी विरोधी मोर्चा है जो बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है। पहले नीतीश चले गए, फिर ममता रूठ गई और अब उद्धव ठाकरे का भी मन डोल रहा है। बीते 10 दिनों में इस अलायंस को 4 बड़े झटके लग चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने धर्मपत्नी के साथ वंदे भारत से यात्रा की। तस्वीर में मुस्कुराहट बता रही है कि यात्रा का अनुभव आनंददायक है। उनकी टीम ने फोटो खींचकर वायरल भी की। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का इस तरह से प्रमोशन कर दिल्ली तक सिग्नल भेज रहे उद्धव। अगर उद्धव ठाकरे एनडीए में आते हैं तो उनकी पार्टी के लिए अच्छा होगा। शिवसेना के दोनों गुट भी एक हो गए तो फिर से शिवसेना मजबूत हो जाएगी। उद्धव ठाकरे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए बदले सुर ने महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर देश की राजनीति तक अटकलों का नया दौर शुरू कर दिया है। इससे जहां विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन में संशय पैदा हुआ है, वहीं भाजपा नेताओं ने भी दबे सुर कहना शुरू कर दिया है कि राजनीति में दरवाजे कभी बंद होते नहीं हैं। विपक्षी गठबंधन के 2 बड़े मजबूत माने जाने वाले राज्य बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव दिखने लगे हैं। बिहार में तो नीतीश कुमार ने राजग में आकर इंडी गठबंधन को करारा झटका दे ही दिया है। अब महाराष्ट्र में भी वैसी ही सुगबुगाहट है। उद्धव ठाकरे ने एक रैली में कहा कि वे मोदी को बताना चाहते हैं कि हम कभी आपके दुश्मन नहीं थे, आज भी दुश्मन नहीं है, वह भी शिवसेना उनके साथ। हमने पिछली बार अपने गठबंधन के लिए प्रचार किया था, आप प्रधानमंत्री बने, बाद में आपने हमें खुद से दूर कर दिया। हमारा हिंदुत्व और भगवा ध्वज आज भी कायम है। ठाकरे का यह मोदी के समर्थन वाला बयान उस समय आया है जबकि लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी गठबंधन इंडी दरक रहा है और भाजपा नए पुराने साथियों को जोड़ रही है। महाराष्ट्र में भाजपा ने 2 दलों शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर अपने साथ मिला लिया। दोनों ही दलों के अधिकांश नेता भाजपा के साथ है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन बेहद कमजोर हुआ है। उद्धव ठाकरे सदन से लेकर अदालत व चुनाव आयोग तक पार्टी व चुनाव चिन्ह की लड़ाई हार चुके हैं। एनसीपी और कांग्रेस के साथ चुनाव में जाने पर उनकी दिक्कतें और बढ़ सकती है। उद्धव को ही बाला साहेब ठाकरे का उत्तराधिकारी माना जाता है। भाजपा के लिए शिवसेना के ठाकरे गुट का साथ आना लाभ का सौदा होगा।
दरअसल जमीन पर अभी भी जनता के बीच उद्धव ठाकरे को ही बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना का उत्तराधिकारी माना जाता है। राज्य की जनता ने बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे की पार्टी को स्वीकार नहीं किया था। ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को जनता कितना स्वीकार कर पाएगी, यह अहम सवाल है। एनसीपी की अधिकांश ताकत अजीत पवार के साथ पहले ही भाजपा के साथ है। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे की एनडीए में वापसी होती है तो महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। भाजपा के एक प्रमुख नेता ने ठाकरे के बयान पर कहा है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं और दरवाजे कभी बंद होते नहीं। इसका सबसे बड़ा असर कांग्रेस पर पड़ेगा, जो गठबंधन राजनीति में लगातार अलग थलग पड़ती जा रही है। जिन नेताओं और दलों पर उसे ज्यादा भरोसा था वही साथ छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा की कोशिश कांग्रेस को अलग थलग कर उसे और ज्यादा निचले स्तर पर ले जाने और खुद को 400 पार ले जाने की है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आपके मंत्री 3 महीनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार होकर जेल जाने वाले हैं। सभी दिल्ली वासियों से पूछते हैं क्या मैं जेल से कार्य कर सकता हूं। झूठे आरोप लगाकर ईडी के समन से बचकर भाग रहे थे। केजरीवाल को कोर्ट ने 17 फरवरी को बुलाया है, अब तो जाना ही पड़ेगा। वहीं हाईकोर्ट से भी केजरीवाल के भ्रष्ट नेता संजय सिंह की बेल रिजेक्ट हो गई है। अब भ्रष्ट नेताओं के पास खुद को ईमानदार कहने का क्या बहाना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से भयंकर झटका लगा है। जी हां, बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी द्वारा पूछताछ के लिए लगातार बुलाए जाने के बाद सीएम केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे थे। इसके बाद ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इसकी शिकायत की थी। अब कोर्ट ने उन्हें 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। वहीं मानहानि के एक अन्य मामले में भी कोर्ट ने उन्हें हाजिर किया है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन भेजा था। हालांकि वे पूछताछ में कभी सहयोग नहीं किए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा भेजे गए समन को राजनीतिक साजिश बताते रहे। वे ये भी सवाल करते रहे कि एक मुख्यमंत्री को ईडी किस हैसियत से पूछताछ के लिए बुला रही है। अरविंद केजरीवाल कहते रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है ताकि वे लोकसभा चुनावों में अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार ना कर सके। लगातार 5 बार समन को नजरअंदाज करने के बाद आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय ने 3 फरवरी 2024 को कोर्ट का रुख किया। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने मामले का संज्ञान लिया और उन्हें 17 फरवरी को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय के समन भेजने से पहले सीबीआई भी 16 अप्रैल 2023 को अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है। उस दौरान उनसे 56 सवाल किए गए थे। वहीं पार्टी की ओर से जैस्मीन शाह ने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर का अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद कानून के मुताबिक कदम उठाएंगे और कोर्ट को बताएंगे ईडी के सभी समन कैसे गैर कानूनी थे। वहीं यूट्यूबर ध्रुव राठी के यूट्यूब वीडियो को दोबारा रीट्वीट करने के मामले में सीएम केजरीवाल को राउज कोर्ट ने पेशी से छूट दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 29 फरवरी 2024 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। दरअसल सीएम केजरीवाल ने गिड़गिड़ाते हुए कोर्ट में पेशी से छूट मांगी थी। उनके वकील ने कहा था कि दिल्ली का बजट सेशन शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से वे व्यस्त है, इसलिए उन्हें पेशी से छूट दी जाए। वहीं अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली आबकारी नीति में घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की जमानत अर्जी पर 31 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी ने 4 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। सुश्री आतिशी जितना समय रोज अपनी सरकार के भ्रष्टाचार की लीपा पोथी पर लगाती है, अगर उतना समय अपने विभागों पर दे तो दिल्ली की जल सप्लाई एवं मल निकासी व्यवस्था तो सुधरेगी ही, दिल्ली की सड़कों पर विकास भी दिखेगा। आपके नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया एवं संजय सिंह के यहां पड़े छापों के बाद भी कहते थे कि छापों में कुछ नहीं मिला,
पर तीनों आप नेता आज लंबे समय से जमानत की बांट जोड़ रहे हैं। छापों में क्या मिला या नहीं यह ईडी बताएगी, ना कि सुश्री आतिशी। इन सब की देश की नजरें ईडी पर टिकी हुई है। अब कौन सी सख्त कार्रवाई होगी? इन्हीं सब मामलों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी के पूर्व सांसद और एक्टर परेश रावल अरविंद केजरीवाल के एक चमचे के साथ तल्ख बहस में उलझ गए। परेश रावल की तरफ से खासे तीखे शब्दों का प्रयोग किया गया। बहस तब शुरू हुई जब परेश रावल ने अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट पर टिप्पणी की। दरअसल दिल्ली के सीएम ने मंगलवार को उनके निजी सचिव पर की गई ईडी की कार्रवाई को लेकर एक्स पर लिखा था, मेरे पीए के घर आज 16 घंटे ईडी के 23 अफसरों ने रेड की। गहन छानबीन के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला, एक पैसा तक नहीं मिला, कोई ज्वेलरी नहीं या किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं, कोई कागज नहीं। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, इन्होंने मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड की, वहां कुछ नहीं मिला। इन्होंने सत्येंद्र जैन के यहाँ रेड की, वहां कुछ नहीं मिला। इन्होंने संजय सिंह के यहाँ रेड की, वहां भी कुछ नहीं मिला। क्या ईडी किसी के घर में ऐसे ही बिना किसी कारण घुस सकती है? क्या यह सरासर गुंडागर्दी नहीं है? आप संयोजक ने लिखा, इससे साफ है कि यह सभी रेड और गिरफ्तारियां केवल राजनीतिक द्वेष के तहत की जा रही है। हमें परेशान करने के लिए, आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए 2 साल हो गए जांच करते करते। एक नया पैसा या कोई सबूत नहीं मिला। यह देश कानून और संविधान से चलता है। भारत देश किसी की बपूती नहीं है। यह देश 140 करोड़ लोगों का है। इस किस्म की गुंडागर्दी लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी पर भयंकर भड़के परेश रावल ने केजरीवाल के इस ट्वीट पर गजब प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, तो फिर अदालत ने क्यों यह आपके बूथ के दूल्हे को जमानत नहीं दी? परेश रावल के इस ट्वीट के जवाब में अश्विनी सोनी नाम के केजरीवाल के चमचे ने 2 कथित न्यूज आइटम्स का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, उनके भाई पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद बीजेपी के पूर्व सांसद भड़क गए। परेश रावल ने केजरीवाल के चमचे अश्विनी सोनी को जवाब देते हुए ट्वीट किया, सुनो ए झाड़ू से बिछड़े हुए तिनके, जुआ खुद के पैसों से खेलते हैं जबकि शीश महल जनता के पैसों से बनता है। वहीं शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को अब कोर्ट के सामने पेश होना ही पड़ेगा। 17 फरवरी को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। असल में ईडी द्वारा कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा गया था कि सीएम केजरीवाल द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है। लगातार जा रहे समन के बाद भी वे पूछताछ के लिए शामिल नहीं हो रहे। अब उसी कड़ी में कोर्ट ने ही 17 फरवरी को केजरीवाल को पेश होने के लिए कह दिया है। क्या कहना है आपका? इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।